बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आप इसको ड्रॉ भी करते चल सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो पृथ्वी का एकदम नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है आपकी, इसको बोला जाता है क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज क्रस्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट लेयर इज कॉल्ड एज मेंटल, इंटरमीडिएट लेयर इज कॉल्ड एज मेंटल, राइट। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोर। सबसे अंदर वाली लेयर को कोर बोला जाता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर अर्थ का है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसी जो क्रस्ट है, इन्हीं के और भी नाम हैं। जैसे क्रस्ट को ही कह दिया जाता है सियाल। क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सियाल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ मोस्टली जो मेजर एलिमेंट्स हैं यहाँ के सिलिका और एल्यूमिनियम हैं। तो क्रस्ट को ही क्या बोल दिया जाता है, सियाल। मेंटल जो है इसी को ही बोल दिया जाता है सीमा। आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, सीमा। वैसे ही जो ये लेयर है इसको लिखते हैं निफे। तो सियाल, सीमा एंड निफे इनके नाम है। सियाल में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, कोर जो है वो इसको निफे भी बोलते हैं, मतलब निकिल प्लस फेरियम मतलब आयरन, ठीक है। इन्हीं से बनी हुई है ये मेजर एलिमेंट्स, इनके यहीं पर हैं, ठीक है। ऐसे ही इनके और भी नाम हैं। जैसे इनको क्रस्ट को ही लिख दिया जाता है लिथोस्फियर, ये पुराने नाम है। और इसको जब पहले बोला गया था, जब मेंटल नहीं बोला गया था, तो इसको बोला गया था मिजोस्फियर। लिथोस्फियर, मिजोस्फियर, ये आपका होता है बैरिस्फियर, ठीक है। ये भी इन्हीं के नाम हैं। तो अभी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैरिस्फियर क्या है, तो हो सकता है कुछ लोग लगा करके आए, टिक मार्क करके आए कि वो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, लेकिन वो नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिक जब आप बात करते हैं ना कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर अर्थ का एक है, इट इज जस्ट लाइक एन एग, अंडे की तरह होती है, बॉइल्ड एग। ऊपर वाला व्हाइट वाला हटा दो, जो सबसे सॉलिड पार्ट होता है वो क्रस्ट हो गया, बीच में व्हाइट वाला पार्ट आता है, ठीक है, मेंटल, और लास्ट में जो उसका एल्बुमिन येलो वाला पार्ट होता है वो कोर। तो अर्थ बेसिकली देखा जाए ना तो अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसे ही है। जैसे आप यहां से भी समझ सकते हो, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जो आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर में दिख रही है, दिस इज क्रस्ट। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, ये मेंटल है, अभी आप बस इस पे ध्यान दो। और ये लास्ट वाला पार्ट कोर है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऐसा हमने बता दिया, बहुत सारे लोगों ने बताया, फिर कहा कि भाई जो ये अर्थ है इट इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बट दीज 3 लेयर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स हैं ये और भी सब लेयर्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि अर्थ के क्रस्ट को डिवाइड किया जाता है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है। मेंटल को डिवाइड करा जाता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। लाइकवाइज कोर जो है आपका ये भी डिवाइड किया जाता है आउटर कोर एंड इनर कोर, ऐसा है। बात समझ में आ रही है, ऐसे फिर कहा गया। लेकिन अब जैसे मैं ही कह दूं सिंपल सा कि भाई अर्थ की जो कोर है उसमें इनर कोर है, आउटर कोर है, और आउटर कोर जो है वो आपकी लिक्विड है, आउटर कोर इज लिक्विड। और मुझसे कोई पूछ ले कि सर आप तो कभी अंदर गए नहीं हो, तैर करके तो आए नहीं हो आउटर कोर में, तो आप बताओ लिक्विड कहाँ से आपको पता लगा। तब मैं बताऊंगा उस बुक में लिखा है। फिर वो आदमी उस बुक वाले के पास जाए और उससे पूछे भाई आपको कहाँ से पता लगा, तो उसने बताया कि एक ब्रिटेन या कहीं के बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। फिर आदमी उनके पास जाए कि आपको कहाँ से पता लगा।
तो बोले पता नहीं, मैंने तो जो है वो सुना था वही लिख दिया। तो बोले सुनने पे कोई यकीन नहीं करेगा भाई, एविडेंस दो, सोर्स आपका क्या है वो दो। तो इसलिए अर्थ का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको जानने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरी है ना, कि सोर्सेस कौन कौन से हैं जो अर्थ के बारे में इंटरनली इंफॉर्मेशन देते हैं। कहे कहे से तो काम नहीं होता ना। मैं कह दूं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है, लेकिन जब तक मैं परफॉर्म ना कर पाऊं कौन मानेगा? ठीक है, या तुम ही कोई कह दे कि मैं बस जैसे बैठूंगा एग्जाम में या जैसे बैठूंगी एग्जाम में बस एक बार में हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो फिर से मेहनत करने पड़ेगा, नहीं प्रूफ होगा। तो पॉइंट यही है कि आप इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अब आगे ये देखना है कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द सोर्सेस दैट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के जो जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन से सोर्सेस देते हैं। तो ये नाम जो लिखे हुए हैं, जैसे डेंसिटी इंफॉर्मेशन देती है, टेम्परेचर इंफॉर्मेशन देता है, प्रेशर इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अर्थ की ओरिजिन से रिलेटेड हैं, वो सब इंफॉर्मेशन देती हैं। वॉल्केनोज इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हो। नन ऑफ देम प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो पृथ्वी के बारे में देते हैं वो देते हैं सीस्मिक इवेंट्स, या जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक इवेंट्स जो होते हैं वो देते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये कैसे देते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग चलेंगे अर्थक्वेक पे। ठीक है, जैसे बात करी जाए डेंसिटी की, तो पहले तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि अर्थ जो है उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, व्हाट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो आपको आंख मूंद करके मार देना है कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वैसे ही यहां पर और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, जैसे जैसे, मतलब जो पॉइंट बताने का है कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से गहराई बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती जाती है कोर की तरफ, वैसे वैसे डेंसिटी के पैटर्न में इंक्रीज दिखता है, मतलब घनत्व तो बढ़ता जाता है। जैसे अगर बात करी जाए क्रस्ट की, जैसे ये अपर क्रस्ट है, यहाँ की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अपर क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे डेंसिटी ऑफ लोअर क्रस्ट इज अराउंड 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो लोअर क्रस्ट है वो ज्यादा सॉलिड है अपर क्रस्ट से। ठीक है, ऐसे ही बात करी जाए मेंटल की, तो मेंटल की जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 के अराउंड है। मतलब मेंटल की भी एवरेज डेंसिटी 5 के अराउंड है, जो पूरे मेंटल की, अपर मेंटल और लोअर मेंटल की। ठीक है, 7 to 8 के अराउंड डेंसिटी है किसकी, मतलब डेंसिटी अंदर बढ़ती जाती है तो 7 to 8 डेंसिटी यहां पर आ जाती है अपर कोर के आसपास। लेकिन जो इंटरनल कोर है वो सॉलिड मोस्ट पार्ट है, अर्थ का सबसे ठोस पार्ट है। ठीक है, एकदम ठोस आयरन बॉल के जैसा है। यहां पर जो डेंसिटी है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड है। मतलब कभी आपसे कोई लॉजिकली पूछे कि व्हाट इज विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज द सॉलिड मोस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा ठोस कौन सा भाग है पृथ्वी का, कौन सा है, कोर, इनर कोर, नॉट आउटर कोर। इनर कोर है जिसका घनत्व कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड। ठीक है, तो ये ऐसे ही मतलब पैटर्न है डेंसिटी का। अब जैसे हुआ क्या, पहले जैसे बहुत सारे जो है वो माइनिंग वगैरह होते थे, तो आप देखो माइनिंग वगैरह जैसे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऊपर की सरफेस से इसको खोदते खोदते जमीन को नीचे की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग द माइनिंग। या नॉर्मली आपके घर में सोचो कि एक बिल्डिंग बननी है, और बिल्डिंग बनना है और बिल्डिंग के लिए नींव बनानी है,
और जमीन को बिना खोदे तो नींव बनेगी नहीं। तो आप क्या करो, खोदना शुरू करो, कोई भी जो भी होगा, घर का लेबर जो भी होंगे, धीरे धीरे डिग करना शुरू करते हैं। शुरुआत में लगभग 1 मीटर तक बहुत आराम से मिट्टी खुद करके बाहर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और खोदोगे मिट्टी हार्ड होने लगती है। 2 मीटर खुद गई, 3 मीटर के बाद फावड़ा धीरे धीरे जवाब देने लगता है, क्योंकि हार्ड रॉक्स नीचे की तरफ क्या होती जाती हैं, हार्ड होती जाती हैं। तो ये जो माइनिंग वगैरह ऐसे ऑपरेशंस होते थे या कहीं पर खुदाई होती थी कुछ मिनरल्स निकालने के लिए, तो इनसे ऐसे पता चला, मतलब कुछ लोगों ने एजम्पशन बनाया कि भाई पृथ्वी जो है ना ये अंदर की तरफ सॉलिड होती जाती है, मतलब कि ऊपर की डेंसिटी जो है वो कम है और नीचे की डेंसिटी ज़्यादा है। लोग इसको मानने लगे कि हाँ भाई ऐसा होगा कि डेंसिटी जो है वो अंदर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अब कोर तक तो जाकर के कोई डेंसिटी बता नहीं पाएगा। तो इसके बेसिस पे, मतलब डेंसिटी के बेसिस पे भी स्ट्रक्चर का एक प्रेडिक्शन मिलता है कि पृथ्वी अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा ठोस है, ऊपर की तरफ क्या है, कम ठोस है, लेस सॉलिड है, ठीक है। अब सोचो कि ऐसे ही जैसे एक है वॉल्केनो, पहले जब आदमी था तो उसने क्या, जैसे आदमी एकदम, जब सब लोग ट्राइबल टाइप से ही ऐसे रहते थे, जंगल, जो जंगल में है उसने सिर्फ जंगल देखा हुआ है, जिसने जो पहाड़ में है उसने सिर्फ पहाड़ देखा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाते थे उस टाइम पे, सोचो कि आदमी को लगता होगा, पूरी जंगल वाले को लगता होगा पूरी दुनिया जंगल जैसी है, पहाड़ वाले को लगता होगा पूरी दुनिया पहाड़ है। वैसे ही ना, जैसे अभी अभी हमारी गाँव से लोग आते हैं तो मम्मी वगैरह को लगता है ना कि पूरी दुनिया गाँव जैसी ही है, ठीक है। उनको दिखा दो कितने बड़े बड़े हाईवे होते हैं, बोले झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता होगा। तो ऐसे ही उनको लगता रहा होगा। फिर सोचो कि कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा आसपास, उस आदमी को लगा होगा कि यार हम रह रहे हैं जो कितना सब कुछ अच्छा है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन नीचे से हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी तो नीचे बहुत गर्म है। और नीचे क्या है, गर्म के साथ साथ नीचे तो पूरा क्या है, लिक्विड है। तो वॉल्केनो के बेसिस पे क्या assumption बना कि टेम्परेचर इज मोर इनसाइड एंड इट इज लेसर आउटसाइड। तो आप वॉल्केनो और टेम्परेचर दोनों के बेसिस पे अर्थ के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन, दो पूरी इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बताया कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उनमें से कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं, ठीक है। तो वॉल्केनो के बेसिस पे लोगों ने प्रेडिक्ट करा कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता होगा। कुछ लोग तो यही मानने लगे कि भाई अंदर पृथ्वी क्या है, पूरी तरीके से गर्म है, ठीक है ना, अर्थ इज हॉट इनसाइड एंड एंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ इनसाइड, जो पूरा का पूरा पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मैग्मा ओनली, मैग्मा टाइप ऑफ मटेरियल, सेमी लिक्विड मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके बेसिस पे भी जो है, मतलब वॉल्केनो के बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिली। ऐसे ही टेम्परेचर पैटर्न्स को थोड़ा स्टडी किया गया, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशंस मिली। फिर ऐसे ही प्रेशर से भी इंफॉर्मेशंस मिली। वैसे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बताती हैं किससे, कि ओरिजिन अर्थ की कैसे हुई। जैसे ना बिग बैंग भी एक थ्योरी है, बताती है कि कैसे पहले एक फायर बॉल में कॉस्मिक, मतलब जो है वो फायर बॉल बना, जो डस्ट पार्टिकल कॉस्मिक डस्ट थी इकट्ठा हुई, फायर बॉल बना, फिर ब्लास्ट हो गया और बन गए बहुत सारे प्लैनेट्स। ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट्स हैं और भी थ्योरीज हैं, सब थ्योरी के अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। तो उनके बेसिस पे भी पता लगता है कि भाई अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। जो मटेरियल है, अगर कोर मतलब अंदर लोहा ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, और बाहर की तरफ जो है वो सिलिका एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऐसी ऐसे ये प्रोसेस से बना हुआ है, ठीक है। तो थ्योरीज वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं बताऊंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं बिग बैंग वगैरह, और जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सब के पॉइंट जो बताने का है वही है कि इन सब के बेसिस पे जो है वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, दे आर सीस्मिक इवेंट्स। तो जो सीस्मिक इवेंट्स हैं वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है।
कि जो भूकंपीय घटनाएं हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे अथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। मोस्ट अथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय सिस्मिक इवेंट्स। ठीक है, तो अभी हमको सीस्मिक इवेंट्स मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने से पहले, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बट डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमको जरूरी है कि सीस्मिक इवेंट्स और सीस्मिक वेव्स मतलब सीस्मोलॉजी और सीस्मिक वेव्स के बारे में कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे सारा कुछ डिसाइडेड है। और आप ऐसे सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। किताब में भी सारी चीजें हैं, आप किताब से भी पढ़ सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोरिलेट वन चैप्टर विद अनदर चैप्टर। ठीक है, कुछ कहीं दिया हुआ है, कुछ 8th में है, फिर 10th में है, 10th वाला फिर 12th में है। ठीक है, चैप्टर इधर उधर है, तो अभी आपको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, ओके। जहां पर डाउट होगा बिना हेजिटेशन के पूछना। कभी मैं भी तुम लोगों के जैसे ही क्लास में बैठता था और हमें नहीं समझ में आता था तो जाते थे सीनियर से पूछते थे कि सर ये वाला बता दो। कुछ सीनियर अच्छे होते थे, बताते थे, कुछ होते थे गोली दे देते थे। ठीक है, तो एकदम से हेजिटेट नहीं होना है, पढ़ाई है, इसको इत्मीनान से करना है। अब आप देखो सीस्मोलॉजी क्या है, पहले तो आप यहां से समझो कि सीस्मोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड एज सीस्मोलॉजी। ठीक है, तो अर्थक्वेक की स्टडी ही बेसिक एकदम बात है कि भूकंपों के अध्ययन को भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सीस्मोलॉजी यहां पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज द साइंस दैट स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सीस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। मतलब पृथ्वी, सीस्मोलॉजी जो भूकंप विज्ञान है वो स्टडी करता है भूकंपों की। तो भूकंपों में सब कुछ आ जाएगा, आप एकदम सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, भूकंपों का अध्ययन ही भूकंप विज्ञान है। या आप उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि भूकंपों का अध्ययन, भूकंप के समय निकलने वाली तरंगों का, सिस्मिक वेव्स की स्टडी, और उसके साथ साथ उनके इंपैक्ट्स वगैरह, इनकी भी स्टडी है। ठीक है, तो ये सीस्मोलॉजी की डेफिनेशन है। सीस्मोलॉजिस्ट एक आदमी होता है, ठीक है, जैसे साइंस को पढ़ाने वाला, रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट होता है। ठीक है, वैसे ही सीस्मोलॉजी की स्टडी करने वाला आदमी क्या होगा? सीस्मोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, भूकंप विज्ञानी होता है जो कि स्टडी करता है। वो किसकी स्टडी करता है? अर्थक्वेक्स की, और जो अर्थक्वेक्स के समय सीस्मिक वेव्स निकलती हैं, भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। तो सीस्मोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि व्हाट इज सीस्मोग्राफ। यहां पर इमेज बनी हुई है, ये एक सीस्मोग्राफ है। ठीक है, सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? जो कि बताता है सीस्मिक वेव्स के बारे में, कि सीस्मिक वेव्स जो निकली हैं, ठीक है, उनको मेजर करता है। बेसिकली अर्थक्वेक की जब एक्टिविटी होती है तो बहुत सारी वेव्स निकलती हैं और उनको रिकॉर्ड करता है कौन? सीस्मोग्राफ करता है। तो हो सकता है मे बी कई बार एग्जाम में, स्टेट सर्विसेज वगैरह में तो बहुत ही कॉमन है कि ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सीस्मोग्राफ यूज्ड फॉर, या ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। एक तरफ बैरोमीटर दे दिया प्रेशर, एक तरफ सीस्मोग्राफ दे दिया, ठीक है, अर्थक्वेक, एक तरफ थर्मोमीटर दे दिया टेम्परेचर, और आप इसको मैच कराते रहिए। तो इसलिए आपको जो है वो ये जानना जरूरी है कि सीस्मोग्राफ का यूज किस लिए करा जाता है। अब सीस्मोग्राफ आप देखो कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे अर्थक्वेक अभी आए थे ना, अर्थक्वेक दिल्ली में, और वहां पर आए थे अर्थक्वेक तुर्की में, भूकंप आया था ना, कितने रेक्टर का था? कितना? 6.6 से भी ऊपर था। ठीक है, वो एक्सट्रीम था, 7.8 के राउंड था लगभग। ठीक है ना, 7 क्रॉस था। तो इसके राउंड आया, तो जैसे ही वहां पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने के साथ ही ऐसे इसने रिकॉर्ड किया। जितने भी 10-20 सेकेंड्स में तो मारता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है ना। तो अर्थक्वेक आया और जैसे ही आती हैं मतलब
जैसे ही वेव्स रिलीज होती हैं, वेव्स ऑफ एनर्जी, सिस्मिक वेव्स आर बेसिकली वेव्स ऑफ एनर्जी दैट आर रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो जैसे ही आया ये क्या करता है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर देता है उनको, तो इस पे वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसी से पता लगता है कि भाई वो जो अर्थक्वेक था कितनी क्षमता वाला था, कितना उसका क्या था, मैग्नीट्यूड था, कितनी इंटेंसिटी थी, मतलब ये इस तरीके से सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो अभी आपको सिस्मोग्राफ दिख भी गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा ये होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसमें जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं ना, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक आती है फोकस और दूसरा होता है एपिसेंटर। तो फोकस और दूसरा एपिसेंटर, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज अधिकेंद्र। हिंदी में एपिसेंटर को बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। तो फोकस होता है और दूसरा एपिसेंटर, या इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। अब इनको समझते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। फोकस, एपिसेंटर, दो चीजें हैं। अब यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, फोकस इज द प्लेस इनसाइड अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। epicenter is the place on the surface which experiences the seismic event first. It is always perpendicular to the focus. ठीक है, मतलब कि फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है पृथ्वी के अंदर जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अब एकदम सिंपल डायग्राम में बताऊं, ये डायग्राम्स भी आप, जो मैं ये लाइन डायग्राम्स बना रहा हूं, ये तो आपके पास दिखने वाला है। एग्जाम में तो ऐसे बना नहीं पाओगे कि बढ़िया एकदम खूबसूरत सा बना दिए कि एक तरफ पहाड़ बने हुए हैं, एक तरफ मैदान बने हुए हैं, है ना। एग्जाम में तो आउटलाइन चाहिए होगी। तो जो मैं बना रहा हूं ना, इसको आउटलाइन को आप बनाते चलो। लिखने वाला सब मैटर आपको पता है, यहाँ पर भी है, बुक्स में भी वही है, रेफरेंस बुक्स में भी वही है, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों साथ में करवा रहा हूं। मैं आपको चाहूं तो ऐसे बता करके, समझा करके आगे चल सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम के लिए भी मिले मटेरियल, ठीक है। ओके, और खाली प्रीलिम्स तो नहीं लिखना, मेंस भी लिखना है ना। ओके, तो अभी आप देखो कि जैसे ये अर्थ की लेयर्स हैं और यहां पर किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर सबसे पहले अर्थक्वेक शुरू हुआ, ओरिजिनेट हुआ। तो ये जो पॉइंट है ना जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक इज ओरिजिनेटिंग इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। अब इस फोकस के बाद यहां से क्या होगा, वेव्स ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड फ्रॉम हियर। यहां से वेव्स ऑफ एनर्जी रिलीज होंगी। तो वेव्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इनसाइड, अंदर की तरफ भी वेव्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ वेव्स ऑफ एनर्जी जो रिलीज होंगी वो ऊपर की तरफ भी रिलीज होंगी, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट जहां पर ओरिजिनेट हो रहा है अर्थक्वेक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, क्लियर। और जहां पर सरफेस के ऊपर सीस्मिक इवेंट सबसे पहले एक्सपीरियंस करा जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपिसेंटर। एंड दिस एपिसेंटर इज मोस्टली परपेंडिकुलर टू द फोकस, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है वो डिस्टेंस होता है ये। तो आप यहां पर देखो, जैसे ये फोकस हो गया, यहां जस्ट इसके ऊपर एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ वर्टिकली ऊपर इसके होगा एपिसेंटर। और यहीं से फिर क्या होंगी, ऐसे शॉक वेव्स आगे जाएंगी और फिर जो भी चीजें रास्ते में होंगी उनको डैमेज करेंगी। तो इस तरीके से अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर, क्लियर। ओके, अब आप जब देखते हो ना, तो सीस्मिक वेव्स जो रिलीज होती हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, यहां पर आप देखोगे कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स ब्रॉडली। एक होती हैं जो अर्थ की सरफेस के अंदर चलती हैं, द वन दैट मूव्स इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स,
आंतरिक तरंगें जो पृथ्वी के अंदर चलती हैं। भाई जो पृथ्वी की बॉडी के अंदर चल रही हैं वो क्या होंगी? आंतरिक तरंगें होंगी, इंटरनल वेव्स होंगी, बॉडी वेव्स होंगी, राइट। दूसरी होती है जो होती है सरफेस वेव। सेकेंड वेव इज सरफेस वेव, या धरातलीय तरंगे या बाह्य तरंगे। ठीक है, तो दो हो गई। बॉडी वेव्स जो बॉडी के अंदर चल रही हैं, सरफेस वेव जो सरफेस के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर चलती हैं ये हो गई आपकी बॉडी वेव्स, और ये जो सरफेस पे एक्सपीरियंस होती हैं वो हो गई सरफेस वेव्स। आगे यही यहां पर जो लिखा है वो लिखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक बॉडी वेव और दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव फिर से 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पी वेव, ठीक है। बॉडी वेव पहली कौन सी होती है? पी वेव होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी वेव्स और प्राथमिक तरंगे। ठीक है, तो पहली जो बॉडी वेव हो गई वो दो पार्ट में है। पी वेव दैट मीन्स प्राइमरी वेव्स, इन हिंदी प्राथमिक तरंगे। वैसे ही एस वेव या इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। द्वितीयक तरंगे और सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे हो गई। वैसे ही सरफेस वेव जो होती हैं धरातलीय तरंगे, नॉर्मली एनसीईआरटी वगैरह में भी इनको एक ही करके लिख दिया गया है। वही एल वेव्स होती हैं, सरफेस पे चलती हैं, सबसे खतरनाक होती हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। लेकिन इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक हो गई लब वेव्स और दूसरी है रेले वेव्स। तो लब और रेले, लब वेव एंड रेले वेव। सरफेस वेव्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विच वेव्स आर मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स, सरफेस वेव्स होंगी। डिस्ट्रक्शन जितना भी होता है, जितना भी विध्वंस होता है, ऑल द डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय सरफेस वेव्स। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग पे रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी क्या है ना, सबसे पहले हम लोग बॉडी वेव्स को देखते हैं। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पी वेव्स एंड एस वेव्स, पी और एस वेव के बीच के अंतर को स्पष्ट करिए। तो हम जब डिफरेंसेस देखेंगे तो हम उनकी प्रॉपर्टीज भी साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो यहां पर जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन पी वेव्स एंड एस वेव्स, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले आप इनको प्रॉपर्टीज कह लीजिए, डिफरेंसेस कह लीजिए, जो आपको समझ में आए बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पी वेव्स की बात करी जाए तो क्या होता है, ये वेव्स होती हैं एनालॉगस टू साउंड वेव्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स। मतलब जो पी तरंगे होती हैं ये समान होती हैं किनके, जो ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, दीज आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के समान ये चलती हैं, और इनको कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है। इनको कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है। मतलब जैसे आप देखोगे जनरली जो साउंड वेव्स चलते हैं ना वो इस तरीके से चलते हैं, ऐसे कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर ऐसे कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, ऐसे चलते हैं साउंड वेव्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलते हैं, साउंड वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। आप एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, ये तो पार्टिकल मोशन है कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशनल वेव भी इनको कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इनको बोला जाता है। अब ये जो वेव्स है ना, प्राइमरी वेव्स, ये सारे मीडियम से चल लेते हैं। These passes through all the mediums,
मतलब कि ये सॉलिड में भी चल लेते हैं, लिक्विड से भी पास हो जाते हैं, दीज पास थ्रू गैसियस मीडियम ऑल्सो, गैस से भी चल लेते हैं, सारे मीडियम से पास हो लेते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए इंटरनली ना, तो जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स आर द ओनली वेव्स दैट पास थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ द अर्थ। इसके कंपेरिजन में जैसे आप देखोगे ना एस वेव, एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू ऑल द मीडियम्स, दीज वेव्स डिसअपियर्स इन लिक्विड। तो अगर मैं कहूं कि जो अर्थ है, पृथ्वी का जो आउटर कोर है, आउटर कोर ऑफ द अर्थ, ये समझो दिस इज आउटर कोर। इफ आई से आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में है, तो भाई पी वेव अगर यहां से जा रही है, एक अर्थक्वेक आया, पी वेव यहां से जा रही है, तो पी वेव क्या होगा, यहां से जाएगी, यहां से पास हो जाएगी और यहां से इधर साइड में ऐसे निकल जाएगी। दो वेलोसिटी रिड्यूसेस इन रेयरर मीडियम, जो मतलब तरल अवस्था होगी उसमें इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो सकती है, वेव की गति जो है वो कम हो सकती है, बट पास हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में एस वेव यहां से चलेगी इसी के पीछे पीछे, चलो मैं भी आ रहा हूं, ठीक है, आते आते यहां डिसअपियर हो गई। तो क्या पॉसिबल है कि एस वेव सारी इंफॉर्मेशन दे पाए अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में? नॉट पॉसिबल। भाई जब ये पास ही नहीं हो पाएगी तो कोर पे क्या है ये बता ही नहीं पाएगी, है कि नहीं? तो हमेशा ये याद रखना, दो सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर, बट इन दीज वेव्स ऑल्सो पी वेव इज द ओनली वेव दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कोर की भी इंफॉर्मेशन ये दे देती है। तो पी वेव सबसे ज्यादा अच्छा बताने वाली हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वैसे ही जैसे यहां पर अब ये मैंने बताया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये पास हो जाती हैं सबसे, ये सारे से नहीं पास हो पाती हैं। ठीक है, ये किसके एनालॉगस थी? जैसे ये एनालॉगस थी साउंड वेव्स के। दीज वेव्स आर एनालॉगस टू लाइट वेव्स, ये प्रकाश की तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, ये चलती हैं ऐसे, ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो ये वेव्स, इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे, और इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो डिफरेंसेस हो गए और दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब आप देखो थर्ड की बात करते हैं। जब थर्ड की हम बात करते हैं, जस्ट सेकेंड, जब बात करते हैं, अब आप देखो स्पीड की बात हो रही, वेलोसिटी की बात हो रही है। सो वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज सॉलिड इन इज फास्टेस्ट इन द सॉलिड मटेरियल्स। जो वेलोसिटी इनकी होती है, जैसे मैंने बताया था, इनकी गति जो सॉलिड लेयर होगी उनमें सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर इसको मान लो ये लिक्विड है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही सॉलिड आएगा फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मतलब कि लिक्विड में वेलोसिटी स्लो, सॉलिड में वेलोसिटी हाई। अब कोई आपसे सिंपली पूछे कि सबसे ज्यादा तेज पी वेव्स किस पार्ट में अर्थ के चलेंगी? सॉलिड में तो चलेंगी, पर सारे पार्ट सॉलिड हैं। कोर में, बिकॉज दैट इज सॉलिड मोस्ट। तो सबसे तेज जो पी वेव्स चलती हैं वो कहां पर चलती हैं? कोर में। और कोर में भी इंटरनल कोर, एक्सटर्नल कोर इज लिक्विड। ठीक है, इंटरनल कोर में सबसे तेज चलती हैं और इनकी वेलोसिटी जो होती है, जैसे क्रस्ट के राउंड होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 13.6 किलोमीटर नियर द कोर। कोर के नजदीक इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो गति होती है, दैट इज हाईएस्ट। हाईएस्ट वेलोसिटी कोर के आसपास होगी। ठीक है, इनमें क्या होता है,
ये कोर में ही डिसअपियर हो जाती हैं। यहां पर लिखा हुआ है ना, दीज वेव्स डिसअपियर इन आउटर कोर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू हाउ दीज डिसअपियर बिकॉज आउटर कोर इज लिक्विड। तो ये आउटर कोर में डिसअपियर हो जाएंगी, मतलब जहां ये डिसअपियर होंगे, अब ये भी इंफॉर्मेशन बता रही हैं लेकिन ये पार्शियल इंफॉर्मेशन बता रही हैं। जैसे कि भाई हाँ चलो, अर्थ 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 है, ठीक है, यहां से ये क्या हो रहा है भाई? ये आउटर कोर, ये इनर कोर, यहां से फोकस स्टार्ट हुआ, सीस्मिक वेव्स रिलीज हुई, पहले आकर के पहुंच गई यहां पर पी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स यहां पे पहुंची, इनकी वेलोसिटी स्लो हो गई थोड़ा सा, और फिर यहां पर फास्टेस्ट वेलोसिटी, फिर स्लो हो गई, फिर धीरे धीरे, फास्टेस्ट नहीं होती, फास्ट रहती है, पी वेव ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है। चलो अगर यहाँ वेलोसिटी स्लो हो गई, मैंने एजम्पशन बनाया, जियोलॉजिस्ट ने एजम्पशन बनाया कि दैट आउटर कोर इज लिक्विड बिकॉज वेलोसिटी इज गेटिंग स्लो इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक हो गया एजम्पशन। अब इसको प्रूफ कहां से मिला? एस वेव इसके पीछे पीछे आई और यहां तक आते आते एस वेव इसके बाद पता ही नहीं लगी, मतलब एस वेव क्या हो गई? डिसअपियर हो गई। तो मतलब एकदम ऑथेंटिक हो गया कि आफ्टर 2900 किलोमीटर अर्थ इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ऐसे एस वेव भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करती हैं बट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पी वेव्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट यही है कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज 40% हायर देन द वेलोसिटी ऑफ एस वेव्स। जो पी तरंगे हैं उनकी जो गति है वो लगभग 40% ज्यादा होती है, किससे? कंपैरिजन टू एस वेव्स। इनकी एक वेलोसिटी 40% ज्यादा होती है। जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है अलग अलग लेयर में। अब एक यहां पर लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है, अभी इसको बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनकी पी वेव्स की वेलोसिटी जो होती है इनसे 40% लो होगी, ठीक है। अंतर समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब यहां पर एक चीज यही लिखी हुई है कि द जोन्स velocity of waves changes only when there are changes in the density of rocks or medium changes. These zones are known as discontinuity zone. मतलब कि जब आप अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है। अब आप जब अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करो, जैसे ही मान लो कि ये लेयर है जिसको मैंने कहा कि ये अर्थ की लिथोस्फेरिक लेयर है, अपर क्रस्ट। इसके बाद अपर क्रस्ट के नीचे ही आपकी आएगी क्या? लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट के नीचे ही ये लेयर आपकी हो गई लोअर क्रस्ट, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटल, ये लेयर हो गई आपकी मेंटल। दिस इज मेंटल, दिस इज मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल। फिर उसके बाद क्या हुआ? सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई, ये हो गई कोर। कलर आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर, ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें आप देखो जो डिसकंटिन्यूटी जोन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जैसे पी वेव्स यहां से चली, सपोज यहां कोई फोकस है, यहां पर फोकस है किसी अर्थक्वेक का, पी वेव मूव करना स्टार्ट करी, तो जैसे ही मूव किया थोड़ा सा, यहां पे पी वेव पहुंची और यहां से लेयर चेंज हो रही है, डेंसिटी भी चेंज हो रही है, डेंसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। जैसे लेयर चेंज हो रही है, पी वेव की वेलोसिटी यहां पर क्या है? बढ़ गई, ठीक है।
तो पी वेव की वेलोसिटी यहां पर बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक ट्रांजिशन जोन है, देयर इज ए ट्रांजिशन जोन दैट सेपरेट्स टू लेयर्स, एक संक्रमण क्षेत्र है जो दो लेयर्स को अलग करता है। तो वो जो 3, 4, 5 किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र होगा ना, ट्रांजिशन जोन दैट सेपरेट्स टू लेयर्स, इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी जोन। एक डेंसिटी को वो डिसकंटिन्यू कर रहा है, बात समझे? जैसे एक डेंसिटी को वो डिसकंटिन्यू करा, मतलब आप सोचो कि आप ही अंदर घुसते जाओ, पृथ्वी के अर्थ के अंदर जा रहे हो, 20 किलोमीटर तक आप घुस गए अंदर, ठीक है। 20 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, 2-3 किलोमीटर ऐसी लेयर आई कि जहां से अर्थ और सॉलिड होना स्टार्ट हो गई। भाई जैसे इसकी डेंसिटी कितना मैंने बताया था, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लोअर क्रस्ट की। तो इसके बीच में ऐसा कुछ एरिया होगा ना जहां से डेंसिटी चेंज होना स्टार्ट होगी, दैट एरिया इज ए डिसकंटिन्यूटी जोन, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखोगे ये एक डिसकंटिन्यूटी जोन हो जाएगा। वैसे ही फिर मेंटल भी आएगा, मेंटल से भी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, मतलब मेंटल के पास डेंसिटी अपर मेंटल के पास 4 हो गई। तो यहां पर भी एक ट्रांजिशन एरिया होगा जिसको दूसरी डिसकंटिन्यूटी बोला जाएगा। सो डिसकंटिन्यूटी आर बेसिकली ट्रांजिशन जोन दैट सेपरेट्स टू लेयर्स। सिंपल सा इतनी बात है। ये संक्रमण क्षेत्र होते हैं जो कि पृथ्वी की दो परतों को अलग करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे, अब देखो आप, एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, बहुत लोग पूछते हैं वो हमेशा कर्व्ड क्यों चलती हैं। कोई आपसे पूछ लेना, स्टेटमेंट कुछ आ जाए कि सीस्मिक वेव्स ऑलवेज फॉलो कर्व्ड पाथ, हमेशा तिरछी होकर के क्यों चलती हैं, आर्काइक फॉर्म में क्यों चलती हैं ऐसे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, एकदम सही बात, सीस राइट। तो जैसे ये वेलोसिटी से आई, जैसे यहां ये मीडियम, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, इट इज मोर सॉलिड, दिस लेयर इज मोर सॉलिड देन दिस लेयर, this layer is more solid than this upper layers, this layer is though liquid but this is the solid most layer। तो जैसे यहां से वेव चली ना, जैसे एक मीडियम से दूसरे, मतलब एक जगह से, so when it starts crossing one layer there is a transition zone, और यहां जैसे ये इससे ज्यादा डेंस मीडियम हो गया नेक्स्ट वाला, तो ये क्या करता है, इनका टेंजेंट चेंज हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा तिरछी हो गई, ठीक है। फिर अगली डिसकंटिन्यूटी आई, यहां पर फिर से एंटर करी, फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड हो गई, फिर उसके बाद और अंदर आई, थोड़ा सा और इनका पाथ कर्व हो गया, जैसे जैसे सॉलिड होता जाता है। अब यहां से लिक्विड हो गया, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में ऐसे कर्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर एकदम अंदर जाएंगे और फिर वैसे ही अलग अलग लेयर्स हैं, फिर ऐसे कर्व होते जाएंगे, जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है, इनका पाथ में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है, पाथ डेविएशन होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द पाथ डेविएशन एट डिफरेंट लेयर्स ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, इनका पाथ कैसा हो जाता है, इनका पाथ कर्व्ड हो जाता है, ऐसे चलते हैं। हमेशा सीस्मिक वेव्स एक कर्व्ड पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि seismic waves follow curved path because these pass through different density layers, or and at every layer there is deviation in their path, deviate होकर के चलते हैं और धीरे धीरे कर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा सीस्मिक वेव्स कैसे चलते हैं, कर्व्ड होकर के चलते हैं। डिसकंटिन्यूटी जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी आगे आपको और सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने को मिलेगा। पहले आप देख लो कि जो पी वेव्स हैं और एस वेव्स हैं उनका मोशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पी वेव्स होते हैं, पी वेव्स कैसे चलते हैं, ऐसे ही कंप्रेस एक्सपेंशन होगा, फिर ऐसे कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। इनका पार्टिकल मोशन ऐसे होता है। एस वेव्स जो होते हैं, एस वेव्स जो चलते हैं, आप देखो ऐसे चलते हैं, इस तरीके से, है ना, ये
एस वेव्स इस तरीके से चलते हैं, इनका पार्टिकल मोशन वर्टिकल होता है। बात आप समझिए। तो इस तरीके से ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ सकते हो। हालांकि इतना तो एग्जाम में आपको नहीं ड्रॉ करना रहेगा, लेकिन फिर भी ये मैंने आपको समझने के लिए, ठीक है, ओके। वैसे ही जो सरफेस वेव्स होते हैं, सरफेस वेव्स इन्हीं को लब और रेले वेव कहा जाता है। जो लब वेव चलते हैं ना, आप देखो लब वेव जो चलते हैं, आप देखोगे इनका मूवमेंट जो होता है ना, साइड टू साइड होता है। जैसे सांप चलता है ना, ऐसे आप देखो ये चलते हैं, मतलब इधर ऐसे 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 करके चलते हैं। और जो रेले वेव होते हैं आपका, ये मोस्टली जो एस वेव्स होती हैं ना, उसके जैसे ऊपर नीचे ऐसे करके करते हैं। तो डैमेज ये दोनों करते हैं, एक साइड टू साइड डैमेज करता है, एक ऊपर नीचे करके डिफॉर्म करता है सरफेस को। क्लियर? तो ये लब और रेले वेव का मोशन है। तो कुछ अर्थक्वेक्स जो होते हैं, मतलब इनका मोशन समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो वेव्स होते हैं, ये मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज वेव्स आर मोस्ट वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स, एंड व्हेन दीज वेव्स आर एक्सपीरियंस्ड इनसाइड द ओशन दे कॉज सुनामीज। जब यही वेव्स पानी के अंदर, सुनामीज कैसे आते हैं? सुनामीज आर रिजल्ट ऑफ इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक्स। सुनामी जो होते हैं वो समुद्र के अंदर आने वाले अंतःस्थलीय भूकंपों के परिणाम होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यही एक सरफेस है, जहां पर क्या हो गया, यहां पर पानी है, दिस इज ओशनिक सरफेस, एंड इफ अर्थक्वेक इज कॉज्ड समवेयर हियर, ठीक है ना, अबव दैट देयर इज वाटर विच इज फिल्ड एवरीवेयर। तो वेव्स जो होंगी, जो सरफेस वेव होंगी ना, वो एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होकर के एनर्जी क्या करेगी, ऐसे 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 आ करके हिट करेगी। सुनामी जैसे ही चलते हैं। तो ज्यादातर जो रेले वेव होते हैं ना, वो खतरनाक सुनामी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो सुनामीज, कभी क्वेश्चन आ गया कि सुनामीज किसके कारण से होती हैं, व्हाट कॉजेज सुनामीज। तो सुनामीज आर बेसिकली कॉज्ड बाय इंट्रा मैरीटाइम अर्थक्वेक्स। दो ऐसा नहीं है कि खाली अर्थक्वेक से ही सुनामी आते हैं, सुनामी मीटियोराइट से भी आ सकते हैं, बहुत भयंकर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए उससे भी आ सकते हैं ना। एक बार बोला गया था ना कि क्रेटेशियस इरा के आसपास बहुत ही बड़ा मीटियोराइट आकर के अर्थ को हिट किया था, और उसके कारण से मतलब ऐसा बोला जाता है कि बहुत ऊंची ऊंची सुनामी आई थी। जुरासिक जब जितने भी थे, जो जुरासिक एज था ना, तो उसके आसपास आप देखो कि जितने भी डायनासोर्स थे ये सब डिसअपियर हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट मीटियोराइट। सो दैट मीटियोराइट कॉज्ड वेरी हाई सुनामीज। तो ऐसा, मतलब जो मेरा बताने का पॉइंट है वो खाली ऐसा नहीं कि सुनामीज आर ओनली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, बट एग्जाम में आएगा तो अर्थक्वेक ही मारना है। सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट मेन फैक्टर क्या है, अर्थक्वेक है, ठीक है। सुनामी को बाद में अभी और देखेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं अर्थ की लेयर्स की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो बेसिक बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, एक आउटलाइन है ना, लेकिन फिर भी अब आप यहां से समझ सकते हो कि एक अर्थ, ये अर्थ है, उसका एक टुकड़ा निकाल लिया गया, जैसे खरबूजे से निकालते हो ना, कि बढ़िया खरबूजे को प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रिज के अंदर कि वो लाल लाल एकदम बना रहे। तो चाकू से ऐसे किनारे से काट करके एक टुकड़ा निकाल लिया, निपटा दिया, ठीक है। तो वैसा ही अर्थ का एक टुकड़ा यहां रखा गया और उसमें अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही हैं। अब आप समझो। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर है ये क्या है, ये क्रस्टल लेयर है, अपर क्रस्ट, जिसको बोलते हैं लिथोस्फियर। अपर क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फियरिक लेयर, ठीक है। इसी पर आप देखोगे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, है ना, और उसके साथ साथ बहुत सारे ओशंस भी हैं, ठीक है। तो क्रस्ट का ही कभी ऐसा स्टेटमेंट आ गया ना कि ऑल द ओशंस आर पार्ट ऑफ अपर क्रस्ट, सही बात है, ठीक है। ऑल द ओशंस आर पार्ट ऑफ लोअर क्रस्ट,
गलत बात है। ठीक है, तो क्या है, ये सारे के सारे अपर क्रस्ट के पार्ट है, मतलब उन्हीं के ऊपर सेटअप हैं। ऑल द ओशंस आर सेटअप ओवर अपर क्रस्ट, इवन कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो सेटअप ओवर अपर क्रस्ट। ठीक है, तो अपर क्रस्ट के नीचे लोअर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट के नीचे लोअर क्रस्ट है। अब इसको अभी आप बनाओ मत, मैं आपको बताऊंगा क्या बनाना है। ठीक है, इसको आप समझो खाली। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे नहीं ड्रॉ फैंसी टाइप से कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपर क्रस्ट हो गया, अपर क्रस्ट के नीचे लोअर क्रस्ट, और उसके बाद क्या है, मेंटल। ठीक है, मेंटल दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है, कोर। कोर इज लिक्विड, और जो इनर कोर है, इनर कोर क्या है, ये सॉलिड मोस्ट पार्ट है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, इससे एक डिवीजन बनाना क्या है वो मैं बताऊंगा। अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने एग वाला एग्जांपल दिया था, आप ऐसे देखो कि अलग अलग लेयर्स हैं। ये क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक मासेस हैं सारे के सारे। ठीक है, फिर ऐसे ही अलग अलग लेयर्स हैं, ये आपको समझने के लिए हैं। ठीक है, यहां पर आप इसी को समझो, ये आपकी सबसे इनर कोर हो गई, जो कि क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ओके, अब मैं एक मिनट, मैं आपको जो ड्रॉ करवा देता हूं उसको आप ड्रॉ कर लो। ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। दिस इज द इनर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हो गया, डन। ओके, तो अभी आप देखो, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, बट क्रस्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, upper crust and lower crust. Upper crust is between 0 to 20 kilometers. It is also called as lithosphere. इसी को ही लिथोस्फीयर भी बोला जाता है, यहां पर लिखा भी हुआ है, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर यहां से आफ्टर 20 किलोमीटर्स, बिटवीन 20 to 30, समवेयर इट इज 17, क्यों 17, मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ा वेरी करती है। तो यहां लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट जो है ये, और अपर क्रस्ट ये, इसके बीच में एक सेपरेशन लेयर है, ट्रांजिशन लेयर, दैट इज ए डिसकंटिन्यूटी, मैंने बताया था। तो यहां पर आप देख सकते हो, देयर इज ए ट्रांजिशन लेयर और डिसकंटिन्यूटी बिटवीन दीज टू, दैट इज कॉल्ड एज कोरनार्ड डिसकंटिन्यूटी, राइट, या कोरनार्ड असांतत्य। तो अगर आप सिंपल सा एक इक्वेशन बनाना चाहो, तो कोरनार्ड discontinuity is between upper crust and lower crust। ठीक है, ऐसे भी आप लिख के याद करने में इजी होगा अगर आप चाहो तो। क्लियर, ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे, आफ्टर 30 किलोमीटर्स स्टार्ट्स दिस मेंटल लेयर, 30 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है मेंटल लेयर। सो बिटवीन मोहो डिसकंटिन्यूटी और मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, इट इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, या आप ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है कभी आ जाए कि बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज कॉल्ड एज मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, राइट, ओके। अब यहां पर आप देखो, जो अपर मेंटल है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 100 से 200 किलोमीटर की डेप्थ के बीच एक लेयर है जिसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर, हिंदी में इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल।
इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज दुर्बलता मंडल। There is a layer that is called as asthenosphere which is part of upper mantle। ऐसे भी स्टेटमेंट हो सकते हैं कि ये किसका पार्ट है। सो asthenosphere is part of upper mantle and it is lying between 100 to 200 किलोमीटर्स। ये 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है और ये जो लेयर है यहां पर भरा हुआ है मटेरियल सेमी लिक्विड मटेरियल, ठीक है, या सेमी सॉलिड मटेरियल भी आप बोल सकते हो। यहां पर मटेरियल भरा हुआ है जो कि अर्धतरल अवस्था में है। ये बेसिकली है मैग्मा। दिस इज बेसिकली मैग्मेटिक मटेरियल विच इज फिल्ड हियर, ठीक है। दिस इज मैग्मा विच इज फिल्ड हियर। सो ऑल द मैग्मा इज फ्लोटिंग इन द एस्थेनोस्फियर। ऐसे मैग्मा बहता रहता है इसमें और जब भी इसको स्पेस मिलता है तोड़ करके क्रस्ट और मेंटल को बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए वोल्केनो, ठीक है, क्लियर। इफ द मैग्मा इरप्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से भी आ गया वोल्केनो, ये पूरी की पूरी एक स्लोब हो गई जो कि टूट करके अलग हो गई। दिस विल बी ए प्लेट, या एक प्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर छोटी हो गई, मान लो यहीं से ऐसे निकल आया माइनर प्लेट, बड़ी हो गई तो मेजर प्लेट। समझ में आ रही है ना बात। देखो ज्योग्राफी बहुत इजी है, मैं सीरियसली बताऊं, बट यू हैव टू कोरिलेट कॉन्सेप्चुअली। जैसे मेरे से आप कभी पूछ लो आकर के क्लास में याद करके आओ कि कोई एक ऐसी चीज हुई थी, कोई मेरिडियन 1981 में बनी थी, अब मुझे नहीं आए, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो है वो एक सन ईयर नहीं आया तो चीज़ें नहीं आ रही हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए। और सब आदमी, कोई भी आदमी भगवान नहीं है। मैं ज्योग्राफी का आमिर खान तो नहीं हूं ना, ठीक है। हो सकता है कुछ आप फैक्ट पूछेंगे मुझे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जहां आपका अटकेगा वहां आपको मैं एकदम क्लियर करूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है कि टू मेक थिंग्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर। बाकी इंफॉर्मेशन आपको रटना है, बहुत सारी बुक्स हैं, रटो ना कौन सा डैम किस रिवर पर है, ठीक है ना, पढ़ो कि कौन सी जो है वो नदी के किनारे कौन सा आइलैंड रिसोर्स मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है पूरा पूरा, और आपको ये समझ में आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर। सो यू विल अंडरस्टैंड प्लेट मूवमेंट, प्लेट टाइप्स, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स। आप देखो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, सब यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए एकदम दिमाग पे आपके। तो ये जो लेयर है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फियर एंड दिस लेयर हैज मैग्मा फिल्ड इन इट दैट मूव्स। मैग्मा ऐसे ऊपर, जैसे मैग्मा मटेरियल है यहाँ से ऊपर आया ऐसे, फिर नीचे से मैग्मा, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ अंदर बहुत सारा प्रेजेंट है मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब बहुत सारा नहीं पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट्स हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं और न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसे होते हैं तो क्या होता है, मटेरियल ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे जैसे आता है, अब यहाँ तो छोटा सा है ना, बट इट इज डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर्स, तो नीचे से मटेरियल ऐसे ऊपर उठता है, ऊपर आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता है, इट गेट्स कूल डाउन एज इट राइजेस। ठंडा हो गया तो अगर तोड़ करके ये बाहर आ पाया तब तो बाहर निकल आता है, नहीं तोड़ के बाहर आ पाया ऊपर की 4-6-10 किलोमीटर और तक मेल्ट कर देता है, फिर कूल हो जाता है और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ भागता है, फिर ऐसे नीचे से भागता है, फिर कहीं पर ब्लास्ट होते हैं, फिर ऐसे ऊपर नीचे करके मूव करता रहता है। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल करेंट्स। देयर इज ए थ्योरी दैट वाज गिवन बाय आर्थर होम्स which says that there are convectional currents that are flowing inside in asthenosphere, और वो कन्वेक्शनल करेंट्स प्लेट को मूव करवाते हैं। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे ना तो अभी इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कन्वेक्शनल करेंट्स के बारे में। तो कन्वेक्शनल करेंट्स क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस ही होता है ना हीट को ट्रांसफर करने का ऊपर से नीचे वर्टिकली, तो यहाँ भी वैसे ही होता है, इधर का इधर आता है हीट इसी के थ्रू मैग्मा के साथ में ही, और ऐसे यहाँ पर करेंट्स चलते हैं,
विच आर कॉल्ड एज कन्वेक्शनल करेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल इज फिल्ड इन एस्थेनोस्फीयर। व्हेन पी वेव और एस वेव एंटर्स दीज जोन्स, यहां से जैसे इनकी वेलोसिटी मानो 6 किलोमीटर पर सेकेंड है, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, बट व्हेन दीज इंटर दीज रीजन्स, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब हो सकता है दोबारा से 7 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, फिर जैसे इधर आएंगे अगेन वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी, 8, 7, 8, 9 ऐसे होती जाएगी। अगेन जब वो यहाँ पे आएंगी तो क्या हो जाएगी, फिर में भी हो सकता है 10 पे आ जाए। मतलब अगर 9 यहाँ पे है तो फिर भी हो सकता है 8 पे आ जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये यही तो दिखा रहा है कि लेयर्स क्या हैं, देयर आर लिक्विड लेयर्स ऑल्सो इनसाइड। तभी तो पी वेव्स के बेसिस पे इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया गया है। एस वेव चल करके आएंगी यहां से तो किसी तरीके से पास हो जाएंगी, बट व्हेन द एस वेव्स अराइव्स हियर इन दिस जोन दे just disappear. So that proves that this layer, outer core layer is liquid layer. ये कैसी है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहां पर समझाया, यहां पर मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर 700 किलोमीटर के पास ये खत्म हो जाती है। सो अराउंड 700 किलोमीटर there is discontinuity that is known as Repeti discontinuity. So Repeti discontinuity is between upper mantle and lower mantle. It is between upper mantle and lower mantle, इनके बीच में है ये। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। वैसे ही जो ये विशर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, या इसको सिंपली गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ज्यादा लिखा जाता है, ये किसके किसके बीच में है, ये बीच में है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। इट इज बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। ठीक है, आप समझ सकते हो किसके आसपास है, 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कभी ऐसे भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं दैट गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। Discontinuities are transition zones from where density starts to change. ठीक है, as waves pass through all the mediums, which one of them are correct or not correct? ठीक है, तो आपको ये सब भी दिमाग पे रखना है, इसीलिए मैं आपको ये टेबल बनवा दे रहा हूं साथ में ही। वैसे ही अब ये 2900 मतलब ये सॉलिड ही है। ये जो 2900 किलोमीटर है, इसके बाद से लेकर के 5150 किलोमीटर तक, दिस इज द डेप्थ ऑफ आउटर कोर, एंड आउटर कोर इज लिक्विड। आउटर कोर कैसी लेयर है, आउटर कोर लिक्विड लेयर है। यहां पर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। इट इज बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। ठीक है, अब यहां पर 5150 से 6371 के बीच में जो अर्थ है, ये क्या है, इनर कोर है। इट इज सॉलिड मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड है। पी वेव की वेलोसिटी फास्टेस्ट होती है यहां पर। ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक विद दिस पिक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब डाउट कहीं पर होगा तो आप पढ़ करके आना और मुझसे बताना। ये सब वही चीजें दिखा रही हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, शैडो जोन।
ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है ज्योग्राफी में, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो जोन।